इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एनजीओज थ्रू द वर्ल्ड। आज पूरी दुनिया की हर तीसरी एनजीओ सिर्फ इंडिया में है। इंडिया में आज हर एक गवर्नमेंट स्कूल के कंपैरिजन में 2 एनजीओज, हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कंपैरिजन में 250 एनजीओज और हर 400 लोगों के ऊपर कम से कम एक एनजीओ है, जो कि इंडिया में एनजीओज के नंबर सर्टिफाइड डॉक्टर्स और पुलिसमैन से भी ज्यादा बनाते हैं। साउंड शॉकिंग, isn't it? But that's true. From the financial year 2016-17 to 1920, इन्हीं एनजीओज ने इंडिया में करीब 50,000 करोड़ की फॉरेन फंडिंग कलेक्ट की, जो कि स्टेट के एनुअल बजट से भी ज्यादा है। लेकिन इसी दौरान 10% से भी कम ऐसी एनजीओज थे जिन्होंने अपनी एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट गवर्नेंस के साथ शेयर की। तो अगर ये एनजीओज अपनी फंडिंग का सही इस्तेमाल कर रही हैं तो इन्हें अपने स्टेटमेंट शेयर करने में क्या दिक्कत है? एंड ड्यू टू दिस मिसकंडक्ट हाईकोर्ट को एनजीओ के ऊपर इतना क्रूशियल स्टेटमेंट भी पास करना पड़ा। हाय, दिस इज हेमंत एंड इस वीडियो में हम एनजीओज की कुछ डार्क साइड्स के बारे में बात करेंगे। एनजीओज का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उन एरियाज में काम करती है जहां गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज ठीक से काम नहीं कर पाती। इन शॉर्ट, एनजीओज किसी भी सोसाइटी में ये इंश्योर करती है कि कोई भी सेक्टर पिछड़ा हुआ ना रह जाए। एंड वी हैव थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सच गुड एनजीओज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी एनजीओज अच्छे काम कर रही हैं। द वर्ल्ड इज चेंजिंग और एनजीओज का मतलब आज सिर्फ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं बल्कि नॉट फॉर गुड ऑर्गेनाइजेशंस भी हो चुका है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो अच्छे कामों के बेस में अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देती है। मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन, हवाला, टेरर फंडिंग, रिलीजियस कन्वर्जन के लिए फंडिंग, ये कुछ ऐसे मेजर क्राइम्स है जो इंडिया में एनजीओ से ड्राइव कर रही हैं। और क्योंकि ये सारे क्राइम्स एनजीओ के सहारे होते हैं, इसलिए किसी भी एजेंसी के लिए इन्हें क्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही एक नॉट फॉर गुड ऑर्गेनाइजेशन का नाम था पीएफआई, जिसे हाल ही में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने उसकी 8 एफिलिएट्स के साथ पूरे 5 सालों के लिए बैन किया। तो चलिए पता लगाते हैं कि पीएफआई एक नॉट फॉर गुड ऑर्गेनाइजेशन कैसे थी। पीएफआई वाज फाउंडेड इन 2006 बाय द फॉर्मर मेंबर्स ऑफ सिमी। सिमी, ये स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, वाज अ टेरर आउटफिट जिसकी स्थापना 1977 में यूपी में की गई थी, आरएसएस और हिंदू आइडियोलॉजी के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। 1992 बाबरी डिमोलिशन के बाद सिमी की लगातार इन्वॉल्वमेंट सामने आने लगी देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट और दंगों में, जिसके बाद साल 2001 में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सिमी के ऊपर कंप्लीट बैन लगा दी। इसके अलावा सिमी के लीडर्स के स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस पाए गए थे इंडियन मुजाहिदीन और जमात इस्लामी जैसे टेरर आउटफिट्स के साथ। और पीएफआई का ऐसे लोगों के द्वारा शुरू करना ये तो क्लियरली बताता है कि पीएफआई एक ऑर्डिनरी एनजीओ नहीं थी। पिछले कुछ सालों में देश में जितने भी दंगे हुए, इनमें से मैक्सिमम में पीएफआई की इन्वॉल्वमेंट थी और ये सारी चीज़ें एक एनजीओ के नाम पे की। क्यों? क्योंकि एनजीओज के क्राइम को टैकल करना काफ़ी मुश्किल होता है। एज पर ऑफिशियल्स पिछले 1 दशक में इंडिया में एनजीओज के नंबर में स्टीप राइज देखा गया। एंड द रीजन इज एनजीओज के सहारे क्राइम करना और उसको छुपाना इंडिया में काफ़ी आसान हो जाता है। मई 2022 में सीबीआई ने एफसीआरए वायलेशंस के रिगार्डिंग देश के 40 अलग अलग हिस्सों पे रेड कंडक्ट करी। एफसीआरए या फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो इंडियन एनजीओज को फॉरेन फंडिंग कलेक्ट करने का एक मौका देता है। लेकिन कोई भी एनजीओ ये फॉरेन फंडिंग सिर्फ तब रिसीव कर सकती है जब उसके पास एफसीआरए लाइसेंस हो, और ये लाइसेंस सिर्फ यूनियन होम मिनिस्ट्री ही इशू कर सकती है, वो भी एक एक्सटेंसिव वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद। लेकिन जब सीबीआई ने अपनी रेड्स कंडक्ट करी तो उन्होंने कुछ होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स और एनजीओज के लोगों को पकड़ा जो इलीगली एफसीआरए लाइसेंस ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे थे। तो सवाल उठता है कि अगर ये एनजीओज अपनी फंडिंग का सही इस्तेमाल कर रही हैं और ये सिर्फ अच्छे काम करने के लिए बनी हैं, तो इन्हें इलीगली कोई भी लाइसेंस प्रोक्योर करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? इसके अलावा जब ये रेड्स कंडक्ट हुई तो सीबीआई के ऑफिशियल्स को करीब 2 करोड़ के हवाला ट्रांजैक्शन के बारे में भी पता चला, जो कि इंडिया में एनजीओज के हो रहे मिसयूज के दावे को और ज़्यादा मजबूत करती है। अक्टूबर 2020 में एनआईए ने दिल्ली और कश्मीर की कई एनजीओज के ऊपर टेरर फंडिंग के आरोप में रेड्स कंडक्ट करी और इन्हीं में एक एनजीओ थी चैरिटी अलायंस। एंड यू नो हु वाज हेडिंग इट? जफरुल इस्लाम, द फॉर्मर चीफ ऑफ दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन। इसने कहा था भारत में सैलाब आ जाएगा अगर भारत के मुसलमानों ने इसकी शिकायत मिडिल ईस्ट में कर दी तो। एक ऐसी पर्सनैलिटी का एनजीओ खोलना और उसकी एनजीओ के ऊपर एनआईए की टेरर फंडिंग के आरोप में रेड कंडक्ट होना, क्या ये इंडिया में
एनजीओ के मिसयूज के दावे को और ज्यादा मजबूत नहीं करता। इंडिया में आज जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, इन सभी प्रोटेस्ट में कुछ कॉमन एनजीओज होती हैं जो लोगों को जुटाने का और भड़काने का काम करती हैं। एंड पोस्ट प्रोटेस्ट पीरियड में यही एनजीओज इन प्रोटेस्ट के मेजर कल्प्रिट्स के लिए कोर्ट में लड़ाइयां लड़ती हैं। तो सवाल उठता है कि इन एनजीओज के पास कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील को हायर करने के पैसे कैसे आते हैं? कैसे रातों रात इतने बड़े प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो जाते हैं? इन प्रोटेस्ट के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स की पेड पोस्ट डालना, रातों रात सोशल मीडिया कवरेज मिल जाना, पूरी पीआर एजेंसी का इन प्रोटेस्ट के पीछे काम करना, ये सारी चीजें बिना फॉरेन फंडिंग और एनजीओज के मिसयूज के बिना इंडिया में पॉसिबल नहीं है। फरवरी 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक क्रिश्चियन मिशनरी एनजीओ के ऊपर एक नाबालिग बच्ची के रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर एक नोटिस जारी किया। बच्ची की मां का आरोप था कि जिस स्कूल में बच्ची पढ़ने जाती थी उसे क्रिश्चियन मिशनरी चलाती थी और मिशनरी के लोगों ने बच्ची को धीरे धीरे ब्रेन वॉश कर उसका रिलीजियस कन्वर्जन किया। इसके अलावा कोरोना पैंडेमिक जब पूरी दुनिया कोरोना से सफर कर रही थी, तब क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में लगातार लोगों को कन्वर्ट कर रही थी। क्रिश्चियन मिशनरीज ने खुद एक्सेप्ट किया कि कोरोना पैंडेमिक के दौरान उन्होंने कम से कम 1 लाख लोगों का इंडिया में रिलीजियस कन्वर्जन किया। ये एक ऐसा एम था जो आने वाले 25 सालों तक पूरा नहीं हो सकता था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक में इन्होंने लोगों को फूड और मेडिकल असिस्टेंस देके उनका कन्वर्जन किया। क्रिश्चियन एनजीओज इंडिया में टॉप फॉरेन फंडिंग रिसीव करने वाली एनजीओज में से एक हैं और ये अपने फंड को किस तरह इस्तेमाल कर रही हैं इसका एग्जाम्पल हमने अभी शेयर किया। ऐसा नहीं है कि सरकारें इन चीज़ों को नहीं जानती, गवर्नमेंट्स इन सभी मिसकंडक्ट्स को लेके अवेयर है और इसलिए वो लगातार एनजीओ रिलेटेड लॉस को स्ट्रेंथन करने की कोशिशें कर रही हैं। साल 2015 में नीति आयोग ने एनजीओ दर्पण नाम का एक पोर्टल बनाया, एक ऐसा पोर्टल जहां सभी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओस अपने आप को रजिस्टर कर सके ताकि गवर्नमेंट्स और ये ऑर्गेनाइजेशंस एक बेहतर भविष्य के लिए एक साथ काम कर सके। लेकिन इंडिया की हर 34 एनजीओ में से सिर्फ एक एनजीओ ने अपने आप को इस पोर्टल में रजिस्टर किया और इसलिए ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर एनजीओ सिर्फ अच्छे काम कर रही हैं तो उन्हें अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट शेयर करने में क्या दिक्कत है। अगर वो सिर्फ अच्छे काम कर रही हैं तो उन्हें इलीगली लाइसेंस प्रोक्योर करने की क्या जरूरत है। इन द पास्ट 3 इयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1800 एफसीआरए लाइसेंसेस कैंसिल किए और 700 की एप्लीकेशंस डिनाई की। इसके अलावा गवर्नमेंट्स लगातार एनजीओ रिलेटेड लॉज को स्ट्रेंथन करने की कोशिशें कर रही है, जिसके चलते ऑब्वियसली कुछ मिसयूज करने वाली एनजीओ का रोना निकल रहा है, लेकिन इससे गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनका स्टैंड क्लियर है, अगर आपकी एनजीओस मिसयूज करेंगी तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे। इसके ऊपर आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।